ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 6। सोनिका बचपन से ही अपने दादाजी की मोहताज रही थी। उसके दादाजी एक दिन जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए उसके पास न तो कोई मदद थी और न ही ढेर सारे सिक्के। उस दौरान तेज बारिश में लोगों के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए सोनिका ने बहुत कोशिश की थी कि कोई तो आगे आए और उसके दादाजी की जान बचा ले, लेकिन दक्ष के अलावा किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। उस दिन दक्ष अचानक ही कहीं से किसी फरिश्ते की तरह आया और उसकी मदद करके चला गया। वो भी तब जब वह उसे जानता भी नहीं था। दक्ष के साथ उस पहली मुलाकात को सोनिका आज तक नहीं भूली थी, क्योंकि वही इकलौता ऐसा इंसान था जिसने उसकी तब मदद की जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उस दिन वो दक्ष को न तो ठीक से देख पाई थी और न ही उससे कुछ कह पाई थी। बाद में जब उसने दक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी निकाली, तब जाकर उसे पता चला कि उसकी मदद करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि झोमार साम्राज्य के जाने माने महाअलंकृत रावदल का राजकुमार था। वैसे तो सोनिका बचपन से ही बड़े ताकतवर दलों से नफरत करती थी और उनसे दूर ही रहती थी, मगर दक्ष ने जो उसके लिए किया था वो शायद ही कोई करता। इसके अलावा दक्ष ने सोनिका के अंदर छुपी शक्तिशाली बनने की काबिलियत और उसके जुनून को भी पहचान लिया था, जिसके चलते उसने उससे वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में शामिल होने की सिफारिश की थी। तभी से उन दोनों के रिश्ते में एक शानदार बदलाव आना शुरू हो गया था। सोनिका वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में आकर अपनी काबिलियत के दम पर महज महीने भर में ही अपने पहले शक्ति आवर्तन को खोलने में कामयाब हो गई थी। आवर्तन खोलने की यह एक ऐसी रफ्तार थी जो आज तक वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखा पाया था। उसकी काबिलियत देखने के बाद तो सभी उसे जीनियस समझकर मन ही मन पसंद करने लगे थे। जबकि सोनिका शुरू से सबसे ज्यादा दक्ष के साथ ही रहती आई थी, इसलिए अभी तक सभी स्टूडेंट्स दक्ष की अच्छी किस्मत से जलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाए थे। जलने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स का यह मानना था कि दक्ष ने सोनिका की खूबसूरती देखकर ही उसकी मदद की थी, लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी थी जिसे कोई नहीं जानता था, और वो सच्चाई ये थी कि जब दक्ष सोनिका की मदद करने आगे आया था, तब वह बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई कीचड़ से लथपथ थी। उस वक्त उसे जो कोई भी देखता उस पर तरस खा जाता। दक्ष ने उसकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की थी, न कि उसकी खूबसूरती देखकर। ये बात खुद दक्ष और सोनिका के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। अब जबकि दक्ष ने बेझिझक होकर सोनिका के घर आने के लिए हामी भर दी थी, तो वह बिना कुछ कहे बस मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी उसे सुना, अरे सोनिका, क्या कर रही हो? तुमने मेरी किताबें इतनी ऊंचाई पर क्यों रख दी? दक्ष की मजबूरी से भरी आवाज कानों में पड़ते ही सोनिका अतीत के ख्यालों से बाहर निकली और देखा कि उसने अनजाने में ही दक्ष की डेस्क पर किताबों का एक बड़ा सा पिरामिड बना दिया था। ओह, माफ कीजिएगा राजकुमार यश, वो क्या है कि मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था, इसलिए ये सब हो गया। वो वैसे कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से ठीक कर देती हूँ। दक्ष से हड़बड़ाते हुए माफी मांगने के बाद सोनिका के गोरे गाल इस बार चुकंदर की तरह लाल हो गए थे, जिस वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। ये देखकर अब टीचिंग हॉल के ज्यादातर स्टूडेंट्स की जलन उनके चेहरे पर भी नजर आने लगी। अगर दक्ष की जगह कोई दूसरा लड़का होता तो वह सब मिलकर न जाने उसका कितना बुरा हाल करते। फिलहाल स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है ये दक्ष को भी समझ आ रहा था, लेकिन इस बार भी उसने सबको नजरअंदाज कर दिया और मजबूरी में सिर हिलाने लगा, क्योंकि उसके पास उन सबके ऊपर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वह धीरे से सोनिका की तरफ मुड़ा और उसके कान में कहा, हाँ ठीक है, तुम जो चाहो करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी अब जब तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर सोनिका को हंसी आ गई। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तू मुझे किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे मैं थोड़ी बदसूरत दिख सकूं। ये सुनकर दक्ष ने आंखें घुमा ली और जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर तुरंत ही टॉपिक बदलने के लिए उसने एक सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुमने अब तक अपने कितने शक्ति आवर्तन खोल लिए हैं? सोनिका को थोड़ी हैरानी हुई,
जब उसने देखा कि दक्ष उससे शक्ति आवर्तन के बारे में बात करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह थोड़ा बहुत जानती थी कि दक्ष के शरीर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से उसके शक्ति आवर्तन सामने नहीं आ रहे थे। सोनिका जब से दक्ष के साथ रह रही थी, उसने कभी भी दक्ष से इस टॉपिक पर बात नहीं की, ताकि वह निराश न हो जाए। भले ही वो खुद वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी की सबसे काबिल स्टूडेंट थी, फिर भी उसने कभी दक्ष के सामने कोई गुरूर नहीं दिखाया था। एक पल झिझकने के बाद सोनिका ने दक्ष के शांत चेहरे की तरफ देखा और बहुत ही धीरे से जवाब दिया, मैंने पहले ही अपना तीसरा शक्ति आवर्तन खोल लिया है। ये जानकर दक्ष को बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसने आह भरते हुए सोनिका की तारीफ में कहा, वाह क्या बात है, इतनी जल्दी तीसरा भी खोल लिया। इस रफ्तार से तो 1 या फिर 2 साल में तुम्हारे सारे आवर्तन खुल जाएंगे। ये कहते हुए दक्ष अंदर ही अंदर खुद के फैसले पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने सोनिका जैसी काबिल लड़की से वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में आने की सिफारिश करके बिल्कुल सही कदम उठाया था। यहाँ आकर सोनिका ने 1 साल से भी कम समय में वह सब हासिल कर लिया, जिसे हासिल करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने सालों साल कड़ी मेहनत की थी। यही समझकर दक्ष ने सोनिका को एक सुझाव दिया, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम इस साल होने वाले न्यूकमर एग्जाम में बड़ी आसानी से हिस्सा ले सकती हो, लेकिन उसमें अब महज 2 महीने का वक्त ही बचा है, इसलिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारा असली मकसद न्यूकमर एग्जाम में टॉप 10 पर पहुंचने का होना चाहिए, जिसके लिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपने चौथे शक्ति आवर्तन को भी खोलने की कोशिश करो। एक बार अगर तुम न्यूकमर एग्जाम में टॉप 10 पर पहुंच गई, तो तुम्हें वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी के चीफ और दूसरे ट्रेनर्स से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो तुम्हारे लिए हद से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दक्ष की इन बातों से दोबारा डेस्क साफ कर रही सोनिका के हाथ अचानक ही सख्त पड़ गए। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और इस बार दक्ष से कुछ कहना तो दूर, वह उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। सोनिका के बदलते अंदाज को देखकर दक्ष हैरत में पड़ गया। उसने परेशान होते हुए पूछा, अब क्या हुआ, तुम अचानक ही इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? जवाब में कुछ भी कहने से पहले सोनिका ने अपना सिर थोड़ा और नीचे झुका लिया, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में बताया, राजकुमार यश, वो मेरे पास अब न्यूकमर एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए भागीदारी टोकन नहीं है। ये जानकर दक्ष दंग रह गया। फिर अगले ही पल उसने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ है, मुझे सब साफ साफ बताओ। दक्ष के पूछने का लहजा सख्त तो नहीं था, लेकिन इससे सोनिका का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसके दांत हल्के हल्के कड़कड़ाने लगे और वह काफी देर तक तो कुछ कह ही नहीं पाए। एक लड़की जो सोनिका के काफी नजदीक खड़ी हुई थी, वह बेझिझक होकर दक्ष से कहने लगी, राजकुमार यश, इस सबके पीछे उस अमरान के अलावा और कौन हो सकता है? कुछ दिन पहले वो पूरी वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में आपके बारे में कई बुरी अफवाहें फैला रहा था, जिसे सुनकर सोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसका अमरान के साथ झगड़ा हो गया। बाद में अमरान ने कहा कि अगर सोनिका उसे मुकाबले में हरा देती है तो वह सीधे सीधे माफी मांग लेगा, लेकिन अगर सोनिका हार जाती है तो इसे अमरान को अपना भागीदारी टोकन देना होगा। ये सुनते ही दक्ष की भौहें कसकर सिकुड़ गई। उसने असमंजस में पढ़कर पूछा, लेकिन अमरान ने तो महज 2 ही शक्ति आवर्तन खोले हैं, फिर उसने सोनिका को मुकाबले में कैसे हरा दिया? जवाब में उस लड़की ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सोनिका ने हाल ही में अपना तीसरा आवर्तन खोला है, जबकि उस मुकाबले में अमरान तो बहुत बेशर्म और चालाक निकला। 2 शक्ति आवर्तनों के साथ उसके पास उत्पत्ति हथियार का फायदा भी था, जिनकी मदद से वह किसी तरह सोनिका को हराने में कामयाब हो गया। असमंजस में पड़ा दक्ष अब और भी ज्यादा गंभीर दिखने लगा। उसने तुरंत ही सोनिका के झुके हुए सिर को देखा और उसे डांटते हुए पूछा, इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोनिका के गोरे हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ जो उसके जाल में फंस गई। अगर मुझे उसके इरादों के बारे में पहले पता होता तो मैं उसकी बातों में कभी आती ही नहीं। सच कहूं तो मैं आपको इस सब के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। दक्ष को सोनिका का बर्ताव देखकर थोड़ा अफसोस हुआ।
उसे इस लड़की की जिद कभी कभी सिरदर्द देती थी, इसलिए उसने सोनिका से आगे कुछ न कहना ही बेहतर समझा और अपनी ठंडी निगाहें टीचिंग हॉल में घुमाते हुए एक डेस्क पर की, जहां अमरान आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। अमरान को देखते ही दक्ष के गंभीर चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान आ गई, जिसके साथ उसने अमरान का मजाक बनाते हुए कहा, एक लड़की को डराने धमकाने के लिए जाल बिछाना और फिर खुद को मर्द समझना, तेरी ये तरकीबें एकदम घटिया हैं, अमरान। फिलहाल बाकी स्टूडेंट्स की ही तरह अमरान की नजर भी सोनिका पर थी, लेकिन वह सिर्फ उसके हाथों में चमकते हुए भागीदारी टोकन पर ज्यादा ध्यान दिए हुए था। ये वही टोकन था जिसे दांव पर लगाकर उसने सोनिका को अपने जाल में फंसाया था। जब अमरान ने दक्ष को अपना मजाक बनाते हुए देखा, तो वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने इस बार भी इल्साए अंदाज में कहा, देखो राजकुमार यश, मुझे सच में नहीं मालूम कि राजकुमारी किस बारे में बात कर रही है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिन्होंने मुझे उस दिन मुकाबला करते हुए देखा था और जीतते हुए भी। इसलिए आप भूल जाओ, मैं भागीदारी टोकन किसी भी हाल में वापस नहीं करने वाला, भले ही राजकुमारी खुद मुझसे इसे वापस लेना चाहे, तब भी नहीं। ये सुनकर दक्ष ने उससे ठंडे अंदाज में पूछा, अच्छा तो क्या इसका मतलब तुम एक और मुकाबले पर भागीदारी टोकन का दांव लगाने की हिम्मत करना चाहोगे? हा, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरान ने तुरंत ही हंसते हुए मना कर दिया। दरअसल सोनिका के साथ पहले मुकाबले में वह किस्मत से जीत गया था, और अगर फिर से वह उसके साथ मुकाबला करने के लिए राजी हो गया, तो उसका हारना तो पक्का था, क्योंकि अब तो सोनिका ने अपना तीसरा शक्ति आवर्तन भी खोल लिया था। ऐसे में वह उसके सामने कुछ ही हमलों तक टिक पाता। इस तरह अमरान को सीधे सीधे इनकार करते देख दक्ष ने अपने ठंडे अंदाज को बरकरार रखते हुए उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अरे अमरान, मैं कहाँ तुझे सोनिका से मुकाबला करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि इस बार के मुकाबले में भागीदारी टोकन का दांव हम दोनों के बीच लगेगा। इतना कहते ही दक्ष ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ तिलस्मी पेंडेंट बाहर निकाला और उसे डेस्क पर पटकते हुए आगे कहा, अगर इस मुकाबले में तुम जीते तो यह उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट तुम्हारा हो जाएगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे भागीदारी टोकन वापस लौटाना होगा। ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 7। टीचिंग हॉल में तुरंत ही कई स्टूडेंट्स की सांसें अटक गई जब उन्होंने दक्ष को उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट अपनी जेब से बाहर निकालते हुए देखा। इसकी वजह ये थी कि उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट ट्रेनिंग करने के लिए बहुत फायदेमंद होता था। अगर उसे लंबे समय तक पहना जाए तो वह किसी के भी 8 शक्ति आवर्तन खोलने के प्रतिशत को और ज्यादा बढ़ा देता था। असल में उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट एक बहुत ही खास और बेशकीमती चीज थी, जिसे हर कोई नहीं अपना सकता था। खासकर ऐसी चीजें ज्यादातर बड़े ताकतवर दलों के पास ही देखने को मिलती थी। राजकुमार यश दक्ष की शर्त सुनकर सोनिका बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाए। सोनिका को दक्ष के उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो बस इसलिए दक्ष को रोकना चाह रही थी क्योंकि दक्ष अमरान से मुकाबला करना चाहता था, जिसने पहले ही अपने 2 शक्ति आवर्तन खोल लिए थे। और रही बात दक्ष की, तो वो शुरू से ही अपने किसी भी शक्ति आवर्तन को नहीं खोज पाया था, ऐसे में उन्हें खोलना तो बहुत दूर की बात थी। सोनिका के चेहरे की घबराहट देखकर दक्ष ने उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर अमरान से हंसते हुए कहा, क्यों, अब क्या हुआ? अमरान, है हिम्मत तुम्हारे अंदर मुझसे मुकाबला करने के लिए? दक्ष की इस हंसी से बिल्कुल अलग अमरान की आंखें लालच से चमकने लगी थी और वह एकटक डेस्क पर पड़े उस चमकते हुए उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट को घूर रहा था। अगले ही पल अमरान ने जीभ से अपने सूखे होंठ गीले किए और हंसते हुए जवाब दिया, अब जब राजकुमार यश अपने उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट को मुझे एक तोहफे के तौर पर देने के लिए इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं, तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद अमरान ने गौर से दक्ष के शरीर को देखा और आगे कहा, वैसे कहा जाता है कि हमलों के दौरान हाथ पैरों की आंखें नहीं होती। मुकाबले के मैदान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजकुमार यश, इसलिए जरा संभल कर रहिएगा।
वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने आपको बुरी तरह जख्मी क्यों किया। ऐसा नहीं था कि अमरान को दक्ष की शर्त सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो भी साफ देख सकता था इस वक्त उसके और दक्ष की शक्तियों के बीच कितना बड़ा अंतर था। फिर भी दक्ष निडर होकर उससे मुकाबला करने की हिम्मत कर पा रहा था। ये उसके अंदर के आत्मविश्वास को दिखाता था, न कि बेवकूफी। अमरान की बातों को अनसुना कर दक्ष ने अपने चेहरे पर उसी रहस्यमयी मुस्कान को लाते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये बातें मुकाबले के दौरान तुम पर ही भारी न पड़ जाए, अमरान। इस पर अमरान जोर जोर से हंसते हुए दक्ष को घूरने लगा, जैसे कि वो उसका मजाक बना रहा हो। फिर बाद में उसने धीरे से अपने हाथों को चटका और अपनी डेस्क से खड़ा होकर टीचिंग हॉल से बाहर जाने से पहले दक्ष से कहा, ठीक है फिर, मैं बाहर मुकाबले के मैदान में आपके आने का इंतजार करूंगा। राजकुमार यश, जरा मैं भी तो देखूं आप कैसे मुझसे मेरे जीते हुए भागीदारी टोकन को वापस लेते हैं। इसके बाद जब अमरान हंसते हुए उस टीचिंग हॉल से बाहर चला गया, तो थोड़ी ही देर में दक्ष भी सोनिका के साथ चलता हुआ सीधे मुकाबले के मैदान में आ पहुंचा। वहां आते ही उसने देखा कि वॉलाइट यूनिवर्स एकेडमी का वो बड़ा सा मैदान, फिलहाल जहां इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स की भीड़ नजर आ रही थी, आज पूरी तरह शोर से भरा पड़ा था। उस बड़े से मैदान के आसपास ज्यादातर स्टूडेंट्स कुर्सियों पर आराम से बैठे हुए आपस में बातें करते दिखाई दे रहे थे। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मुकाबले के मैदान में उतरकर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि वहां पर ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद थी, जिनकी निगाहें मुकाबला करते स्टूडेंट्स पर टिकी हुई थी। वहीं मैदान के बीचों बीच मुकाबला कर रहे कुछ स्टूडेंट्स उन खूबसूरत लड़कियों की नजरें अपनी ओर होते देख, वे सभी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए जोश में आकर अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने में लगे हुए थे। इतने में उन सभी लड़कों और लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींचकर जब अमरान अलसाए अंदाज में चलता हुआ मैदान के एक खाली हिस्से पर आ रुका, तब हर कोई पूरी तरह से शांत हो गया। दरअसल अमरान और दक्ष के मुकाबले की खबर उन तक पहले ही दूसरे स्टूडेंट्स ने पहुंचा दी थी, जिस पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अमरान के मैदान पर आते ही वे समझ गए कि वो खबर झूठी नहीं थी। इस बारे में सोचकर कई स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे, क्या सच में राजकुमार यश अमरान से मुकाबला करना चाहते हैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? राजकुमार यश ने तो अभी तक अपने एक भी शक्ति आवर्तन को नहीं खोला है, जबकि अमरान ने पहले ही अपने 2 शक्ति आवर्तन खोल लिए हैं। ऐसे में राजकुमार यश उससे मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमरान कितना बड़ा चालबाज और मतलबी इंसान है। मुझे ऐसा लगता है उसने पिछली बार की तरह इस बार भी पक्का ही कोई चाल चली है ताकि वो राजकुमार यश को मजबूर कर सके अपने साथ मुकाबला करने के लिए, वरना तुम खुद सोचो कौन चाहेगा खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कोई भी इंसान जिसने अपना पहला शक्ति आवर्तन खोल लिया हो, उनके शरीर की ताकत, रफ्तार और सजगता के अलावा दूसरे कई गुण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। उनके लिए किसी ऐसे को हराना चुटकियों का काम था, जिसने अपना एक भी शक्ति आवर्तन नहीं खोला होता था। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सब सोचकर इस वक्त हैरान परेशान दिख रहे थे, क्योंकि उनकी नजरों में आज का ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होने वाला था। वहीं उस बड़े से मैदान के एक हिस्से पर अलसाए अंदाज में खड़ा अमरान, जब अपने आसपास की हैरानी परेशानी से भरी बातें सुनता है, तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अमरान सोच रहा था कि चाहे वे सभी कुछ भी कहें या समझे, अगर मुकाबले के मैदान में आज उसने दक्ष की बहुत बुरी हालत कर दी, तो ये खबर पूरी वॉलाइट यूनिवर्स एकेडमी में जंगल की आग की तरह फैल जाएंगी। इससे दक्ष की इज्जत को इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह सबकी नजरों में बस एक मजाक बनकर रह जाएगा। जिस वक्त अमरान अपने इन ख्यालों में खोया हुआ था, उसी वक्त स्टूडेंट्स की भीड़ में हलचल होनी शुरू हो गई। हड़बड़ी में जैसे ही सभी अपनी अपनी जगह से दूर हटे, तभी एक कमजोर दिखता दुबला पतला लंबा लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आगे आया। उस लड़के के चेहरे पर गजब की चमक थी और आंखों में एक अलग ही ठहराव, जो ये दर्शाता था कि वह लड़का काफी तजुर्बेदार था। ये कमजोर दिखता दुबला पतला लंबा लड़का कोई और नहीं, बल्कि दक्ष राव था।
दक्ष बेफिक्र होकर सबकी नजरों के सामने धीमे कदमों से चलकर अमरान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे फिक्र से भरी एक आवाज सुनाई दी, राजकुमार यश। ये फिक्र से भरी आवाज दक्ष के बगल में चल रही सोनिका की थी। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट थी और वह कैसे भी करके दक्ष को रोकना चाह रही थी, लेकिन दक्ष बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम आगे चलने के बाद दक्ष ने सोनिका से मुस्कुराते हुए कहा, सोनिका, मैं इस बार किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता। तुम भी जानती हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो सभी मुझे भगोड़ा समझेंगे। क्या तुम चाहती हो कि आज मैं सबकी नजरों के सामने अपना मजाक बनते देखूं? ये सुनकर सोनिका के कदम एकदम से रुक गए और उसने अपने गुलाबी होंठ कसकर बंद कर लिए। अंदर ही अंदर वह भी जानती थी कि दक्ष सही कह रहा है, इसलिए इस बार उसने कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अपनी जगह चुपचाप खड़ी सोनिका नजरें घुमाकर मैदान के एक हिस्से पर अलसाए अंदाज में खड़े अमरान को देखने लगी, जो इस दौरान अपनी भौहें सिकोड़े हुए एकटक दक्ष को ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर दक्ष का मजाक बनाने जैसी झलक और शैतानी मुस्कान तैर रही थी। इससे साफ था कि उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। अमरान के बुरे इरादों को समझने के बाद सोनिका ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और नर्म आवाज में कहा, राजकुमार यश, इस बार के मसले को ठीक से न संभालना और आपको इस मुश्किल में डालना मेरी ही गलती है। आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी और न ही कभी किसी को रहम दिखाऊंगी। सच तो ये था कि सोनिका ने अमरान के सामने पहले मुकाबले में थोड़ा बहुत रहम दिखा दिया था, जिसका नतीजा उसकी हार हुई, वरना उस मुकाबले में अमरान को अपने उत्पत्ति हथियार इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। अब इस सबक से सोनिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर वह किसी जहरीले सांप के आगे नरमी दिखाएगी, तो वह उसे जरूर डस लेगा। दक्ष धीमे कदमों से चलता हुआ बहुत आगे निकल चुका था, फिर भी उसे सोनिका की कही बात साफ सुनाई दी थी। वह थोड़ा हैरान था और खुश भी। उसने बिना पीछे देखे आगे चलते हुए सोनिका से बस इतना ही कहा, हम दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। ज्यादा दूरी होने के कारण दक्ष के कहे ये शब्द काफी फीके लग रहे थे, जिन्हें सुनते ही सोनिका मुस्कुराकर दक्ष की पीठ की ओर देखती रही, जो चलते हुए अब मैदान के बीचों बीच अमरान के ठीक सामने खड़ा हो चुका था। फिलहाल सोनिका के दिल में एक गर्मजोशी भरी लहर दौड़ रही थी, जिसे महसूस कर उसकी आंखें थोड़ी नीचे झुक गई। मन ही मन उसने ये ठान लिया था कि अगर अमरान ने सभी के सामने दक्ष के साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत की, तो वह उसे आज ये बताकर रहेगी कि एक लड़की की नाराजगी और उसका बदला हकीकत में कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ दक्ष को बेफिक्र अंदाज में अपने सामने खड़ा देखकर अमरान और जोर से हंसने लगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और दक्ष का मजाक बनाते हुए कहा, क्या बात है, मानना पड़ेगा, राजकुमार यश, आप में हिम्मत तो बहुत है। मुझे लगा था आप मैदान में उतरने की बजाय अपने महल में भाग जाएंगे। दक्ष ने तुरंत ही अपनी आस्तीन सीधी करते हुए धीरे से कहा, लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, अमरान। अभी के लिए अमरान की नजरों में दक्ष एक बेवकूफ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज दक्ष ने सोनिका की तरफ से भागीदारी टोकन जीतने की हड़बड़ी दिखाई थी। यही सोचकर अमरान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजकुमार यश एक खूबसूरत लड़की के लिए इतनी हड़बड़ी दिखाएंगे। ये समझदारी कम, बेवकूफी ज्यादा लग रही है। अमरान की मजाक भरी ऐसी बेतुकी बातें नजरअंदाज कर दक्ष ने और वक्त जाया नहीं किया, बल्कि अगले ही पल मुकाबले की तैयारी करते हुए कहा, चलो तो फिर मुकाबला शुरू करते हैं। इतना कहते ही दक्ष ने अपने दोनों पैर एक दूसरे से दूर कर लिए, जैसे कि वह किसी बेहद पुराने मजबूत पेड़ की तरह मैदान में खड़ा हो। इससे पहले कि अमरान जवाब में कुछ कह पाता, दक्ष ने हाथ से इशारा करते हुए आगे कहा, पहला हमला तुम करो। जैसे ही दक्ष के कहे ये शब्द वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के कानों में पड़े, वे हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष अभी क्या करने की सोच रहा है। यही सवाल मैदान में खड़े अमरान के मन में भी चल रहा था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि दक्ष उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
जिस वजह से अमरान को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने एक बार फिर दक्ष का मजाक बनाते हुए कहा, लगता है राजकुमार यश सबके सामने अपनी बेइज्जती होने का और इंतजार नहीं कर पा रहे। चलो तो फिर मैं ही पहला हमला करता हूँ। तभी एक तीखी मुस्कान के साथ अमरान ने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका और तेजी से दक्ष की ओर बढ़ा। अगले ही पल उसकी पांचों उंगलियां मुंह में बदल गई, जिसके आसपास से हवा के कटने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अमरान के उस मुके के अंदर इस वक्त चट्टानों में दरारें लाने जितनी ताकत थी, जिन्हें महसूस कर दक्ष अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसने बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि अमरान के हमले का सामना करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर करने के बाद उन्हें धीरे से मोड़ दिया। ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 8। मैदान में मौजूद कुछ स्टूडेंट्स दक्ष को इस तरह अमरान के हमले का सामना करते देख घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि वो भी महसूस कर पा रहे थे कि अमरान के हमले में कितनी ताकत थी। अगर दक्ष सीधे सीधे उसका सामना करने की कोशिश करता तो उसकी हड्डियों का टूटना तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमरान कोई मामूली लड़का नहीं था, उसने अपने शरीर के 2 शक्ति आवर्तन खोल लिए थे, जिस वजह से उसकी ताकत और रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में दक्ष और अमरान के बीच का ये मुकाबला महज एक हमले में ही खत्म होने वाला था। कई स्टूडेंट्स मन ही मन यही सोचकर मायूस होने लगे। उन सब की नजरों के ठीक सामने मैदान के बीचों बीच अमरान ने बेझिझक अपने मुके की रफ्तार बरकरार रखते हुए पूरी ताकत से दक्ष के सीने पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन उसका हमला दक्ष के सीने की बजाय उसकी कलाइयों पर जा लगा, जिससे मैदान में एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। ये देखकर किसी को भी कोई हैरानी नहीं हुई कि इस हमले से झटका खाकर दक्ष के पैर जमीन पर खिसकते हुए 2 मीटर दूर जा रुके थे और साथ ही वहां पर कुछ गहरे निशान भी बन चुके थे। इतने में मैदान से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, आह! हड़बड़ाते हुए जब सभी ने मुड़कर देखा तो उन्हें समझ आया कि यह चीख दक्ष की नहीं, बल्कि उससे थोड़ी दूर खड़े अमरान की थी, जिसके जोरों से कांपते दाहिने हाथ को देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि कैसे चट्टानों को चीरकर रख देने वाली ताकत दक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। मैदान के ऊपर खड़ा अमरान फिलहाल अपने लाल पड़ चुके हाथ की हालत देखकर दर्द से कांप रहा था। इसी कपकपी के साथ उसने दक्ष की ओर नजरें घुमाई और चिल्लाते हुए पूछा, राजकुमार यश, क्या आप बताना चाहेंगे कि आखिर आपने अपनी आस्तीन में क्या छुपा कर रखा है? इस दौरान अमरान के हाथ का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया, जिसके चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। अमरान के इस तरह चिल्लाने से अब आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स दक्ष को हैरानी से देखकर गहरी सोच में पड़ गए कि क्या वाकई में राजकुमार यश ने इस मुकाबले को जीतने के लिए कोई छोटी मोटी चाल चली थी। इस दौरान दक्ष ने तो जैसे सबको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अमरान की दर्द भरी चीख सुनकर धीरे धीरे अपनी आस्तीन को पीछे किया। इसके बाद भीड़ ने उसकी कलाइयों पर बेहद कठोर लकीरें देखी, जो हल्की काली रोशनी से चमक रही थी। वह हल्की काली रोशनी की लकीरें दक्ष के हाथों से होकर उसके कंधों तक फैली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बेजोड़ अंदाज में दक्ष की चमड़ी काली चमकती ठोस धातु में बदल गई हो। स्टूडेंट्स को ये पहचानने में जरा भी देरी नहीं हुई कि आखिर दक्ष ने अभी अभी उनकी आंखों के सामने क्या किया था। हैरत में पड़कर कुछ स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाए, अरे, ये तो वही धातु त्वचा समावेशन है जो लेक्चरर ने आज हमें सिखाया था। मैदान के एक कोने में बेचैन खड़ी सोनिका ने ये देखकर राहत की सांस ली। अब जाकर उसकी घबराहट दूर हुई जब उसने दक्ष को उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल करते हुए देखा। अपने दिल को शांत करते ही सोनिका ने धीरे से मुस्कुराकर खुद से कहा, अच्छा है, राजकुमार यश किसी एक उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल करने के काबिल तो है। जब मैदान पर खड़े अमरान के हाथ का दर्द थोड़ा कम हुआ तो वह दक्ष की कलाइयों पर चढ़ी हल्की काली रोशनी की लकीरें गौर से देखने लगा। बाद में जैसे ही उसे समझ आया कि वह लकीरें असल में क्या थी, तो अमरान उस पर यकीन ही नहीं कर पाया। इसी बीच उसने हल्की हैरानी के साथ दक्ष की ओर देखते हुए कहा, तो इसका मतलब आपने अपने शरीर पर भी उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल करना सीख लिया है।
बेशक अमरान ने दक्ष को टीचिंग हॉल में धातु त्वचा समावेशन बनाते हुए देखा था, लेकिन उसने इस समावेशन को सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर ही बनाया था। इस तरह के उत्पत्ति समावेशन शरीर के ऊपर बनाने के लिए एक इंसान में अपने शरीर के सूचीबद्ध बिंदुओं और शक्ति आवर्तन की जगहों को संभालने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी वह उत्पत्ति समावेशन का सही इस्तेमाल कर पाएगा, वो भी खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इसलिए किसी भी उत्पत्ति समावेशन को व्हाइट बोर्ड पर बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल उसे अपने शरीर पर बनाना होता था। फिर भी दक्ष ने इतनी जल्दी और आसानी से अपने शरीर पर धातु त्वचा समावेशन बना दिया। यह अमरान की सोच के बाहर था। अमरान के चेहरे पर छाई हैरानी देखकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा, अमरान? मैंने अभी तक अपने एक भी शक्ति आवर्तन को नहीं खोला है, तो मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊंगा। ये सुनकर अमरान का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए ठंडे अंदाज में कहा, अच्छा तो आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने इस एक धातु त्वचा समावेशन के भरोसे हरा दोगे? कोई बात नहीं, राजकुमार यश। आज मैं खुद आपको दिखा दूंगा कि आपके और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। अपनी बात पूरी करते ही अमरान ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए और जोर से चिल्लाया, दोनों शक्ति आवर्तन खुल जाओ। इसके बाद अमरान के शरीर के चारों ओर धुंधली रोशनी की लकीरें मंडराने लगी। इतना ही नहीं, उसके पैरों के नीचे की धूल उड़ती हुई मैदान के चारों ओर घूमने लगी और देखते ही देखते अमरान की उत्पत्ति संचय सक्रिय हो गई। इस दौरान उसके कपड़े भी हवा में तेजी से फड़फड़ाने लगे। साथ ही उसके शरीर के ऊपर की चमड़ी भी हल्की हल्की चमकने लगी। अपने दो शक्ति आवर्तन खोलने के बाद जैसे ही अमरान की उत्पत्ति संचय सक्रिय हुई, पलक झपकते ही उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके शरीर की बढ़ती शक्तियां देखकर कई स्टूडेंट्स के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह घबराहट में दक्ष की ओर देखने लगे, जो फिलहाल अमरान को घूरते हुए खुद से कह रहा था, हूँ दो शक्ति आवर्तन, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अमरान भूल गया क्या? तुमने मुझ पर पहले ही हमला कर दिया है, अब मेरी बारी है। इतना कहकर दक्ष तेजी से भागते हुए अमरान के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगा। तभी उसे सामने से सुनाई दिया, आखिर किस बात का गुरूर है आपको, राजकुमार यश? आपके पास मेरे जितनी ताकत नहीं है और न ही काबिलियत, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला कर रहे हो। अमरान को अभी भी अपना मजाक बनाते देख दक्ष ने और तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। इस वक्त दक्ष के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसके पीछे का मतलब शायद ही कोई समझ पाता। अमरान की ओर तेजी से भागते हुए दक्ष के टखनों पर अचानक ही एक चांदी के रंग की हल्की रोशनी मंडराने लगी, जिसे बहुत ज्यादा दूरी होने पर भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। उस चांदी के रंग की रोशनी ने दक्ष के पूरे शरीर को बहुत हल्का कर दिया था, जिसकी मदद से उसके भागने की रफ्तार किसी चीते की तरह हो गई थी। कुछ पैनी नजरों वाले स्टूडेंट्स ने दक्ष के टखनों पर मंडराती चांदी की रोशनी को देखते ही पहचान लिया और वह हैरानी में कहने लगे, ये तो बिजली शरीर समावेशन है। जब तक वह स्टूडेंट्स कुछ समझ पाए थे, तब तक दक्ष चीते जैसी रफ्तार के साथ अमरान के एकदम पास पहुंच चुका था। जैसे ही दक्ष तेजी से अमरान के पास पहुंचा, उसकी आस्तीन के ऊपर एक और हल्की रोशनी मंडराने लगी, जिसका रंग गहरा लाल था। भले ही उस लाल रोशनी को देखना काफी मुश्किल था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। वह हल्की लाल रोशनी पलक झपकते ही दक्ष की मुट्ठी तक पहुंचते ही प्रचंड शक्ति में तब्दील हो गई, जिसे इकट्ठा करते हुए दक्ष जोर से चिल्लाया, उग्र बैल समावेशन। दक्ष के मुके में इकट्ठा प्रचंड शक्तियों को देखकर अमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे लगा कि दक्ष जैसा कमजोर लड़का आखिर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। मैदान के एक कोने में खड़ी सोनिका का मुंह खुला का खुला रह गया, जब उसने दक्ष को एक साथ धातु त्वचा समावेशन, बिजली शरीर समावेशन और उग्र बैल समावेशन का इस्तेमाल करते हुए देखा। अपना मुंह ढककर वह बड़ी मुश्किल से अपनी हैरानी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष ऐसा नामुमकिन काम इतनी आसानी से आखिर कैसे कर पा रहा था।
सोनिका अंदर ही अंदर अच्छे से समझ पा रही थी कि लेक्चरर के बताए वह 3 उत्पत्ति समावेशन दक्ष ने पहले से ही सीख लिए थे और अब उन पर महारत भी हासिल कर ली थी। इसलिए तो वह एक साथ उन तीनों उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल कर पा रहा था। दूसरी तरफ मैदान में जैसे ही दक्ष का मुक्का अमरान के शरीर से टकराया, प्रचंड शक्तियों का एक बहुत तेज धमाका हुआ। दक्ष के मुक्के की ताकत से अमरान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ बेइंतहा दर्द भी दिखाई देने लगा। फिलहाल 3 उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल करने से अब दक्ष की रफ्तार और ताकत अमरान जितनी ही हो गई थी, जिसका सामना करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होता। दक्ष के हमले में जो शक्तियां थी, उससे टकराकर अमरान तेजी से पीछे की ओर उड़ते हुए मैदान के ठीक बाहर जा गिरा था। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बर्फ की तरह अपनी अपनी जगह पर जम गए और उसके बाद हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ स्टूडेंट्स जैसे तैसे खुद को संभाले हुए थे, जो आंखें बड़ी बड़ी करके सिर्फ दक्ष को ही घूर रहे थे, जिसने अमरान को महज एक हमले में ही ढेर कर दिया था। शुरू से कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि इस मुकाबले का अंजाम कुछ ऐसा भी हो सकता है। उन्हें तो लग रहा था कि यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होने वाला था, लेकिन अब नतीजा जानने के बाद उन सबकी सांस उनके गले में ही अटक गई थी। अमरान को मैदान से बाहर करने के बाद दक्ष ने धीरे से अपने दाहिने हाथ को नीचे किया। ऐसा करने से उसकी कलाइयों पर मंडराती हल्की काली रोशनी की लकीरें एकदम से फीकी पड़ गई, जिनकी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा चुका था। तभी अगले पल दक्ष अपनी कलाइयों को मलते हुए मैदान से बाहर कूद गया। अमरान के करीब जाकर दक्ष ने उससे भागीदारी टोकन वापस लिया और मुस्कुराकर कहा, क्या रे अमरान, एक ऐसे लड़के को नहीं हरा पाया जिसने अभी तक अपना एक भी शक्ति आवर्तन नहीं खोला है। लगता है तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू इस बार के न्यूकमर एग्जाम में हिस्सा नहीं ले। इससे कम तेरी इज्जत तो बच जाएंगी। दक्ष के कहे इन शब्दों को सुनकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स अमरान को मजाक भरी निगाहों से देखने लगे। इससे अमरान को शरीर के साथ साथ अपने दिल में भी बेइंतहा दर्द का एहसास हुआ, जिस बीच उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही अमरान बेहोश हुआ, दक्ष ने वहां से जाने से पहले सभी स्टूडेंट से कहा, ये मुकाबला यही खत्म हुआ। अब मैं चलता हूँ और हाँ, तुम सब अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो या फिर यहाँ से जा सकते हो। दक्ष हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े भागीदारी टोकन को देखकर उस दिशा की ओर चल दिया, जहां इस वक्त सोनिका खड़ी हुई थी। मैदान में मौजूद सभी स्टूडेंट्स दक्ष के कहे शब्द सुनने के बाद वहां बिल्कुल भी नहीं रुके, बल्कि वह तो मुस्कुराते हुए वापस लौटने लगे, लेकिन जाते जाते वे सभी हैरानी के साथ दक्ष को ही देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्ष शुरू से अपने शरीर के एक भी शक्ति आवर्तन को नहीं खोल पाया था। ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। इसके अलावा वे सब ये भी जानते थे कि महाअलंकृत राव दल के राजकुमार यश का पूरे झोमार साम्राज्य में काफी ऊंचा ओहदा था। फिर भी उसके पास कोई ताकत नहीं थी। मगर आज जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, उस पर वे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए थे। उन्हें लगा शायद दक्ष शुरू से ही अपनी शक्तियों को सबसे छुपाता आ रहा है, जिस वजह से अब दक्ष को देखने का उनका नजरिया बदल चुका था। भले ही दक्ष अपने शरीर के 8 शक्ति आवर्तन खोलने के काबिल नहीं था, लेकिन उसके पास उत्पत्ति समावेशन की शक्ति थी, जिसके माध्यम से उसने सबके सामने अमरान जैसे लड़के को भी हरा दिया, जिसने बहुत पहले ही अपने शरीर के 2 शक्ति आवर्तन खोल लिए थे। इस दुनिया में किसी इंसान का ऊंचे ओहदे पर होना भी एक तरह की शक्ति मानी जाती थी, जिसकी मदद से वह बिना किसी मुश्किल का सामना किए सब कुछ हासिल कर लेता था। इसके अलावा अगर वह इंसान खुद की काबिलियत के दम पर शक्तिशाली बन जाए, तो फिर तो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता था। ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 9। सोनिका के पास पहुंचते ही दक्ष ने भागीदारी टोकन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इसे फिर से मत खोना। इतना कहकर दक्ष ने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया। सोनिका इस वक्त दक्ष के हाथ में चमकते हुए भागीदारी टोकन की ओर देख रही थी।
इस मैदान में ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर तेज हवाएं चलती रहती थी, जिस वजह से सोनिका की यूनिफॉर्म उसके शरीर से चिपक गई थी और वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक नजर आने लगी थी। जब सोनिका को इसका एहसास हुआ, तो वह शर्म से लाल होकर अपने गुलाबी होंठ काटने लगी। इस दौरान दक्ष उसे घूर कर देख रहा था। उसने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सोनिका के गोरे गाल लाल होते देख दक्ष ने अपना कांपता हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया, फिर हंसते हुए कहा, देखो, तुमने अपने भागीदारी टोकन को फिर से हासिल कर लिया है, अब ले भी लो इसे। सोनिका भी देख सकती थी कि दक्ष का कांपता हाथ हमले के कारण लाल पड़ चुका था। उसने एक पल झिझकने के बाद धीरे से अपने गोरे हाथ आगे बढ़ाए और भागीदारी टोकन उठा लिया। तभी दक्ष ने अपने हाथ की हालत देखकर आह भरते हुए कहा, सच में शक्ति आवर्तन की शक्तियों के बिना शरीर की गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है। मुकाबले के मैदान में बेशक दक्ष ने अपने शरीर की ताकत, रफ्तार और कठोरता को कुछ वक्त तक बढ़ाने के लिए धातु त्वचा समावेशन, बिजली शरीर समावेशन और उग्र बैल समावेशन की शक्तियां उधार ली थी, लेकिन उसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा अभी भी बेहद कमजोर था, जिस वजह से उन प्रचंड शक्तियों ने अमरान के साथ साथ दक्ष पर भी अपने एक छोटे से हिस्से का हमला कर दिया था। दक्ष के चेहरे पर झलकता हल्का दर्द देखकर सोनिका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेक्चरर का कहना है कि कुछ ऐसे उत्पत्ति समावेशन भी हैं, जो थोड़ी देर के लिए पूरे शरीर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सीखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको उनकी शक्ति के प्रभाव से कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर दक्ष ने मजबूर होकर धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऐसे उत्पत्ति समावेशन का क्लास कम नहीं होता। इस दुनिया में उत्पत्ति समावेशन 9 क्लास के होते थे और दक्ष अभी जिन उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल कर रहा था, वह महज प्राइमरी लेवल के थे। उन्हें तो क्लास 1 में भी नहीं माना जा सकता था। दक्ष की मजबूरी समझकर सोनिका ने शर्म से अपने गुलाबी होंठ काट लिए और फिक्र करते हुए कहा, तो फिर आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, राजकुमार यश। जब तक आप क्लास 1 का उत्पत्ति समावेशन नहीं बना लेते, तब तक आप अगले महीने होने वाले न्यूकमर एग्जाम में टॉप 10 रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। महाअलंकृत राव जैसे बड़े और जाने माने दल के राजकुमार यश ने अगर आने वाले न्यूकमर एग्जाम में अच्छा परिणाम नहीं लाया, तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार के बारे में न जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। यही सोचकर दक्ष ने अपना लाल पड़ चुका हाथ सहलाते हुए जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। सोनिका से यह कहते हुए दक्ष की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थी। इस वक्त वह सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि 2 दिन बाद अपने पिता मिथेश के साथ पैतृक दर्शन समारोह मंच पर जाकर कुदरती तरीके से गायब हुए उसके 8 शक्ति आवर्तन कैसे भी करके सामने आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर दक्ष के पास इकलौता रास्ता यही बचेगा कि वह अपना सारा ध्यान और वक्त सिर्फ उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग करने में ही लगा दे। असल में दक्ष ये चाहता नहीं था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग करने में ही लगानी पड़े, इसलिए अभी भी उसके मन में किसी चमत्कार के होने की उम्मीद थी। जब सोनिका ने दक्ष को काफी देर तक चुप खड़े देखा, तो उसने जानबूझकर टॉपिक बदलना ही सही समझा, राजकुमार यश, क्या मैं आपके हाथ में दवा लगाने में आपकी कुछ मदद कर दूं? सोनिका को मुस्कुराते हुए किसी गहरी सोच में डूबे देख दक्ष ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की की बातों में आना कहीं बाद में मेरे ऊपर भारी न पड़ जाए। क्या पता कौन मेरे खिलाफ साजिश रचने लगे। सोनिका खूबसूरती, ताकत और काबिलियत के मामले में बहुत ज्यादा आगे थी, जिस वजह से पूरी वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में उसके चाहने वाले बहुत थे। ये बात खुद सोनिका भी जानती थी। दक्ष का मजाक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिस वजह से नाखुश होकर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और कहा, अब जब राजकुमार यश इतने डरपोक है, तो मैं उनकी क्या ही मदद कर सकती हूँ। खैर, मुझे दूसरे काम भी निपटाने हैं, इसलिए मैं तो चली लाइब्रेरी। ढेर सारे सिक्के अर्जित करने के लिए सोनिका लाइब्रेरी में कुछ अंशकालिक काम किया करती थी, जो उसे वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में कभी कभार आसानी से मिल जाता था।
इसके पीछे की वजह ये थी कि उसके दल के हालात अभी भी बेहतर नहीं थे, साथ ही उसे अपने दादाजी की देखभाल भी करनी होती थी। सोनिका की इस बात को सुनकर दक्ष ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, न्यूकमर एग्जाम में अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। तुम्हारे पास यही सही समय है जिसे तुम्हें अपने शक्ति आवर्तन खोलने में लगाना चाहिए, न कि कहीं और। अगर जरूरत पड़ी तो मैं। दक्ष की बात पूरी होने से पहले ही सोनिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राजकुमार यश। ये कहते हुए सोनिका के गुलाबी होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे और वह दक्ष को गंभीरता से देख रही थी। इस बार उसकी आवाज नर्म और कोमल थी, लेकिन उसमें एक गजब की शक्ति थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। थोड़ा सख्त होते हुए सोनिका ने आगे कहा, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, राजकुमार यश, बस अब और नहीं। आप मुझे उस जगह पर लाए जहां मैं अपनी किस्मत के साथ अपने हालात भी बदल सकती हूँ। सच कहूं तो मुझे यह वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके लिए मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। वैसे भी आपने पहले ही कह दिया है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, है ना? दक्ष सोनिका के इस सख्त अंदाज को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। उसने उसकी चमकती आंखों की गहराइयों में एक छुपा हुआ रहस्य देखा, जिसे समझ पाना उसके लिए आसान नहीं था। अभी दक्ष बस ये देख सकता था कि सोनिका अपनी मर्यादा को बचाए रखने के लिए ही ऐसा कदम उठा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक वह सख्ती से मना नहीं करेगी, दक्ष उसकी हर जरूरत पूरी करता रहेगा। यह उनके बीच के रिश्ते को बिगाड़ भी सकता था, इसलिए सोनिका कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उन दोनों में दूरियां आ जाएं। वैसे भी सोनिका ने शुरू से ही दक्ष और अपने बीच के रिश्ते को बहुत संभाल कर रखा था। दक्ष झोमार साम्राज्य का राजकुमार था। यह एक ऐसा ओहदा था जो जितना हो सकता था उतना ऊंचा था, जबकि सोनिका बस एक आम लड़की थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उन दोनों के बीच अभी इतना बड़ा अंतर था कि वह चाहकर भी एक साथ नहीं हो सकते थे, वरना उनके बारे में लोग बहुत सी बेकार बातें करने लगेंगे। सोनिका को तो बचपन से ही आदत थी लोगों के ताने और उनकी बेकार बातें सुनने की, लेकिन दक्ष का क्या, वह तो पूरे झोमार साम्राज्य का राजकुमार था। पहली मुलाकात से ही सोनिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लोग दक्ष के बारे में कुछ भी गलत कहें या फिर कोई उसे नीची नजर से देखे। इसलिए उसने वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में आने के बाद दिन रात एक करके अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था, ताकि वह कभी भी दक्ष के सर पर बोझ न बन सके। इसके अलावा उसने अपने और दक्ष के बीच के बड़े अंतर को बदलने के लिए भी अपनी ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत की थी। बाद में कुछ हद तक वह अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुकी थी। वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी, जो 100 साल पहले बनी थी, उसमें आज तक सोनिका जैसा कोई भी काबिल स्टूडेंट्स नहीं आया था जिसने अपने शरीर का पहला शक्ति आवर्तन महज महीने भर में ही खोल लिया हो। सोनिका की जबरदस्त काबिलियत के कारण ही उसका नाम वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में हर कोई जानता था, यहाँ तक कि झोमार साम्राज्य के राजा यानी दक्ष राव के पिता मिथेश राव ने भी सोनिका के बारे में काफी कुछ जानना और सुनना शुरू कर दिया था। हमेशा की तरह आज भी सोनिका की जिद के आगे दक्ष क्या ही कर सकता था। उसने मजबूरी में अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मैं इस बार कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर सोनिका की आंखें नवचंद्राकार हो गई। इस बीच उसने चुपके से मन ही मन एक राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि अगर दक्ष उसके साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो वह मना नहीं कर पाएगी। सोनिका के लिए यह पल थोड़ा मायूसी भरा भी था, लेकिन वह देख चुकी थी कि दक्ष ने उसकी मर्यादा का मान रखा था। इससे उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी और साथ ही उसका दिल खुशी से भर गया था। इतने में सोनिका ने दक्ष से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, वैसे आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, राजकुमार यश, मैं अपनी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस बार होने वाले न्यूकमर एग्जाम में मैं टॉप 10 रैंकिंग्स में आकर रहूंगी और क्लास ए को भी ज्वाइन करूंगी। वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में बहुत सी क्लासेस मौजूद थी, उनमें से सबसे मजबूत और मुश्किल क्लासे थी।
जिसे ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स को न्यूकमर एग्जाम में टॉप 10 रैंक हासिल करनी पड़ती थी, तभी उनके पास एक बेहतरीन मौका होता था अपनी मनपसंद क्लास चुनने का। ये दक्ष बहुत अच्छे से जानता था और उसे पूरा यकीन भी था कि सोनिका अपनी काबिलियत के दम पर न्यूकमर एग्जाम में टॉप 10 रैंक हासिल करके रहेंगी, जिससे उसे मौका मिल जाएगा क्लास 8 ज्वाइन करने का। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा और यकीन देखकर दक्ष ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर अचानक किसी गहरी सोच में पड़ गया। तभी अगले पल दक्ष ने अपनी जेब से उत्पत्ति एकत्रित जादुई पेंडेंट बाहर निकाल लिया और उसे गौर से देखने लगा। ये वही तिलस्मी पेंडेंट था जिसे दक्ष ने अमरान के खिलाफ मुकाबला करने के लिए दांव पर लगाया था, लेकिन अब जब अमरान उसे नहीं जीत पाया था, तो दक्ष ने ये तिलस्मी पेंडेंट सोनिका को थमाने का फैसला किया। उसने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर सोनिका का गोरा हाथ पकड़ा और उसे तिलस्मी पेंडेंट देते हुए कहा, देखो सोनिका, मुझे गलत मत समझना, मैं इसे तुम्हें देकर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसे तुम्हें उधार दे रहा हूँ। तुम भी जानती हो कि अभी तक मेरा एक भी शक्ति आवर्तन सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल तो मैं इसका चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। पहले तो सोनिका उस तिलस्मी पेंडेंट को लेने से मना करने वाली थी, लेकिन बाद में जब उसने दक्ष की बात सुनी तो वह मान गई। उसने एक पल दक्ष को घूर कर देखा और कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अभी दक्ष ने सोनिका को जिस तरह तिलस्मी पेंडेंट लेने के लिए मनाया था, उससे उसे थोड़ा बुरा लगा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस तिलस्मी पेंडेंट को एक पल देखने के बाद वहां से चली गई। सोनिका को वहां से जाते देख दक्ष खुद से बड़बड़ाया, ये लड़की जिद्दी भी है और चिड़चिड़ी भी, लेकिन है काफी खूबसूरत और प्यारी। इससे पहले कि वह खुद भी वहां से जा पाता, तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। दक्ष ने एकदम से अपनी नजरें घुमाए और थोड़ी दूर एक ऊंची इमारत की ओर देखा, जहां सफेद रंग के कपड़े पहने कोई खड़ा हुआ था, जिसकी पैनी निगाहें इस वक्त सिर्फ दक्ष को ही घूर रही थी। ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 10। उस सफेद कपड़े पहने इंसान को दक्ष तुरंत ही पहचान गया। उस पर से अपनी नजरें हटाए बिना दक्ष ने खुद से कहा, युवल, ये यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ उस ऊंची इमारत पर खड़े सफेद कपड़े पहने युवल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जब उसने दक्ष की नजरों को महसूस किया। इस दौरान उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और एकटक दक्ष को ही घूरता रहा। युवल को अपनी मुट्ठियां कसते देख दक्ष की हंसी छूट गई और वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके हंसता हुआ वहां से चला गया। वहीं इमारत के ऊपर खड़ा युवल दक्ष को इस तरह हंसते हुए जाते देख अपने चेहरे की मुस्कान शैतानी इरादों में बदलकर खुद से बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार यश अनजाने में सही, लेकिन उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग में महारत हासिल कर लेगा। इतने में युवल के पीछे एक परछाई आकर खड़ी हो गई। वह परछाई असल में एक लंबी पतली खूबसूरत लड़की की थी, जिसके चेहरे पर बेरहमी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। युवल की धीमी आवाज सुनकर उस खूबसूरत लड़की ने नफरत भरी नजरों से उस दिशा में देखा, जहां से अभी अभी दक्ष गया था। फिर अपनी ठंडी सांस बाहर छोड़ते हुए उसने युवल से कहा, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग से बेहद शक्तिशाली बनना तकरीबन नामुमकिन है। इस कमजोर रास्ते पर चलकर कोई भी इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले खुद को शक्तिशाली बनाने की, फिर भी वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसकी बजाय उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर अटक जाएंगी, जहां से वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर कोई गड़बड़ी हुई, तो फिर तो उसकी जान ही चली जाएंगी। इस खूबसूरत लड़की का नाम मालवी वालमन था और उसके पिता झोमार साम्राज्य के दुर्ग शिविरक थे। ज्यादातर लोग उसे दुर्ग मीजान वालमन कहते थे और वह भी दूसरे बड़े और शक्तिशाली लोगों में से एक था। कई साल पहले मिथिश को जब ये पता चला था कि सबार रियासत और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, तब उन्होंने उसे काबू में करने के लिए मीजान पर दबाव डालने की चाल चली थी, जिसके लिए मिथिश ने उसके वालमन दल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, ताकि वह अपने बेटे दक्ष की शादी मीजान की बेटी मालवी से करवाकर दोनों दलों के बीच के संबंधों को मजबूत कर सके।
उस दौरान मीज़ान मिथिलेश के प्रस्ताव के बारे में सोचकर कुछ हद तक झिझक रहा था, क्योंकि तब जोमार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली महाअलंकृत राव दल बर्बाद होने की कगार पर था और उस शक्तिशाली नामचीन दल का उत्तराधिकारी दक्ष अपने शक्ति आवर्तन खोलने के काबिल भी नहीं था। मीज़ान अपनी बेटी मालवी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उस वक्त शादी का प्रस्ताव उसी के लिए आया था और शादी भी उसे ही करनी थी, इसलिए मीज़ान ने अपनी बेटी के फैसले के बारे में भी पूछना जरूरी समझा था। मालवी असल में एक बहुत ही घमंडी और अपने बारे में सोचने वाली लड़की थी। उस वक्त उसे लगा कि दक्ष बस एक अपाहिज राजकुमार है जो आगे चलकर कभी भी शक्तिशाली बनकर ऊंचे मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसने बेफिक्र होकर महाअलंकृत राव दल से आए शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि उसने सबके सामने दक्ष का मजाक भी बनाया, जिसकी खबर पूरे जोमार साम्राज्य में फैलते ही महाअलंकृत राव दल की बहुत बेइज्जती हुई थी। मालवी के उस फैसले का मान रखते हुए उसके पिता मीज़ान ने भी मिथिलेश को सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था बर्बादी की ओर बढ़ रहे दल के अपाहिज राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवाना और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करना। बेशक यह मामला बहुत पहले का था, लेकिन उसकी यादें मालवी के मन में अब भी ताजा थी। आज मुकाबले के मैदान में उसने जब देखा कि दक्ष ने कितनी आसानी से एक साथ 3 उत्पत्ति समावेशन का इस्तेमाल कर अमरान को सबके सामने बुरी तरह हराया, तो उसे अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उस ऊंची इमारत पर खड़ा युवल मालवी की बातें सुनकर हंसने लगा था। एक पल रुककर उसने हामी भरते हुए कहा, हम इस बार के न्यूकमर एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हाई रैंकिंग के स्टूडेंट्स पहले से ही मेरे साथ शामिल हो चुके हैं। अब अगर राजकुमार यश सोचते हैं कि वो उत्पत्ति समावेशन में थोड़ी सी महारत हासिल करके इस बार के न्यूकमर एग्जाम को पास कर लेंगे, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इतना कहकर युवल किसी सोच में पड़ गया। फिर अगले ही पल उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आगे कहा, उस सोनिका की काबिलियत कुछ ज्यादा ही अच्छी और हैरान कर देने वाली है। उसे देखकर लगता है कि वह आगे चलकर बहुत ताकतवर बन जाएंगी। अगर कोई मौका मिले तो हमें उसे भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। युवल की यह बात सुनते ही मालवी के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उसने तुरंत ही भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, क्या बकवास है, मेरी नजरों में वो बस एक मामूली सी लड़की है और कुछ नहीं। उसने अपने महज 3 शक्ति आवर्तन ही तो खोले हैं। अगर हम उसके जरिए अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर हमें उसे अपाहिज बनाने का मौका ढूंढना चाहिए, न कि अपने साथ शामिल करने का। मालवी एक जाने माने शक्तिशाली वालमन दल से आती थी। वह खुद एक बहुत काबिल और ताकतवर लड़की थी। कुछ साल पहले भले ही वह भी वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में सबसे काबिल लड़की हुआ करती थी, लेकिन जब से यहाँ सोनिका के कदम पड़े थे, तब से लेकर अब तक मालवी की काबिलियत दूसरों की नजरों में बस ठीक ठाक ही थी। वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी में सोनिका ने बहुत जल्द मालवी की जगह छीन ली थी, वो भी तब जब वह एक ऐसे दल से आती थी जिसके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। इस वजह से मालवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। युवल को पता था कि मालवी क्यों सोनिका के बारे में ऐसा कह रही है, इसलिए उसने अब सोनिका से जुड़ी कोई बात नहीं की। वो तो बस जोर जोर से हंसता हुआ एक आखिरी बार उस दिशा की ओर देखने लगा, जहां अभी थोड़ी देर पहले दक्ष खड़ा हुआ था। हंसते हुए उस दिशा की ओर देखने के बाद युवल ने दक्ष का मजाक बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि राजकुमार यश को अब खुद से ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए तो वह सोनिका जैसी खूबसूरत और काबिल लड़की को अपने साथ रखे हुए है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि सोनिका आगे चलकर कितनी ताकतवर बनने वाली है। राजकुमार यश, तुम अपने महाअलंकृत राव दल के बस एक अपाहिज दिव्य ड्रैगन हो और कुछ भी नहीं। देखते जा, तेरा पूरा दल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसके बाद शांति से आगे के 2 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। तीसरे दिन की सुबह सूरज की गर्म धूप पूरे जोमार साम्राज्य के हर शहर पर पड़ी हुई थी, जिससे वहां के चमकते सभी शहर बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। यहाँ दक्षिण इलाके में महाअलंकृत राव दल के महल में दक्ष पिछली पूरी रात नहीं सो पाया था, क्योंकि उसे इस दिन के आने का ही इंतजार था जब वह अपने पिता मिथिलेश के साथ पैतृक दर्शन समारोह मंच पर जाने वाला था।
हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर निकलकर दक्ष जैसे ही महल के मुख्य गेट पर आ पहुंचा, तो उसे वहां शाही रक्षक पहले से ही खड़े दिखे, जो उसे इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। हजारों की संख्या में वे सभी शाही रक्षक अपने शरीर पर एक बेहद मजबूत कवच पहने हुए लंबी कतार में नुकीले चमकते हथियार पकड़े खड़े थे। यह शाही रक्षकों की फौज असल में महाअलंकृत राव दल का एक शक्तिशाली सैन्य बल था। मुख्य गेट पर आते ही उन शाही रक्षकों के ऊपर से नजरें हटाकर दक्ष ने थोड़ी दूरी पर दो अजीब दिखते लाल घोड़े खड़े देखे। एक के ऊपर उसके पिता मिथिलेश बैठे हुए थे और दूसरे के बगल में कुछ सिपाही खड़े थे, जो उस खाली घोड़े को संभाले हुए थे। थोड़ा झिझकने के बाद दक्ष आगे बढ़ा और सीधे जाकर अपने लाल घोड़े के ऊपर बैठ गया। अपने बेटे को इतनी हड़बड़ी में घोड़े पर बैठते देख मिथिलेश धीरे से मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम तैयार हो, यश? फिलहाल जवाब में दक्ष ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, जबकि उसकी आंखों में किसी चमत्कार के होने की उम्मीद थी। दरअसल उसके शरीर की शक्ति आवर्तन सामने आएंगे या नहीं, यह आज के दिन ही पता चलने वाला था। तभी एक शाही रक्षक ने तीसरे लाल घोड़े को आगे बढ़ाया। वह घोड़ा भी काफी अजीब दिखता था, जिस पर दक्ष की मां ईवा बैठी हुई थी। वे तीनों घोड़े अजीब इसलिए थे क्योंकि उनकी पूंछ के सिरे पर आग की लपटें जल रही थी और उनका बड़ा सा मुंह भी खूंखार दिखाई देते शेर का था। इस तरह के घोड़े को अग्निज्वाला शेर घोड़ा कहा जाता था, जो रैंक का उत्पत्ति जानवर था। ये घोड़ा बिना आराम किए लगातार 1000 मील तक सरपट दौड़ सकता था। आमतौर पर यह घोड़े बहुत चिड़चिड़े होते थे, लेकिन महाअलंकृत राव दल ने कुछ ऐसे अग्निज्वाला शेर घोड़े ही अपने पास रखे हुए थे, जो बहुत पहले ही काबू में कर लिए गए थे। इसलिए जब दक्ष अपने अग्निज्वाला शेर घोड़े पर सवार हुआ, तो उस घोड़े ने अपनी जलती हुई पूंछ को बस एक पल के लिए हिलाया और फिर पूरी तरह से शांत हो गया। हड़बड़ी में दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची और आंखों में चमक लिए अपने पिता से कहा, चलो चलते हैं। इस पर मिथिलेश ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाकर सभी शाही रक्षकों को चलने का इशारा किया। अपने राजा का इशारा मिलते ही हजारों शाही रक्षकों ने पल भर में ही दक्ष, मिथिलेश और ईवा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिसके बाद वे शहर से बाहर बहुत दूर पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ गए। महाअलंकृत राव दल के पुरखों की जमीन भी वहीं पर थी, जहां महाअलंकृत शाही मकबरा बना हुआ था। वो जगह शहर से लगभग 100 मील दूर थी, जहां पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का समय लगता था। कुछ ही देर में एक ऊंचे हरे भरे पहाड़ के ठीक नीचे मिथिलेश अपनी पत्नी ईवा को शाही रक्षकों के पास छोड़कर अपने बेटे दक्ष के साथ अग्निज्वाला शेर घोड़े से नीचे उतरा। उस बेहद पुरानी दिखती जमीन पर कदम रखते हुए मिथिलेश ने देखा कि कैसे उनके सभी शाही रक्षक चारों ओर फैलकर अपनी रानी ईवा और उस पहाड़ की रक्षा के लिए जगह जगह खड़े हो गए। असल में यह फैसला मिथिलेश का ही था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी दुश्मन उसकी पत्नी और बेटे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसने उस पहाड़ी के आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा रख दी कि अब वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जितने में मिथिलेश अपने आसपास देख रहा था, उतने में दक्ष पहाड़ की ऊंचाई और सुंदरता देखकर चौंक गया। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पिता से उत्सुक होकर सवाल किया, बाबा, क्या यही हमारे महाअलंकृत राव दल के पुरखों की जमीन है जहां पर पैतृक दर्शन समारोह मंच बना है? दक्ष का ये सवाल सुनते ही मिथिलेश शाही रक्षकों के ऊपर से नजरें हटाकर उस हरे भरे राजसी पहाड़ की ओर देखने लगा। मिथिलेश कुछ देर यूं ही चुपचाप खड़े खड़े उस पहाड़ को देखता रहा, फिर बाद में उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत पहले यहीं से हमारे महाअलंकृत राव दल की शुरुआत हुई थी और बहुत मेहनत के बाद ही हमने झोमार साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पूर्वजों की यह जमीन एक दिन मेरे हाथों से बर्बाद हो जाएंगी। अपने पिता की बात सुनकर और उनके चेहरे की मायूसी देखकर दक्ष ने धीरे से कहा, बाबा, इस सब में आपका कोई दोष नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि सारा दोष तो उस शाही शौन दल का ही है, जिसने 100 साल की साजिश रचकर बेरहमी से हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर मिथिलेश की मायूसी हंसी में बदल गई। अगले ही पल उसने इन बातों को रफा दफा करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए।
वह जैसे ही उस पहाड़ पर बनी बड़ी बड़ी हरी चट्टानों की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, तभी उन्होंने दक्ष से कहा, यश, मेरे पीछे आओ। दक्ष उत्साहित होकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जल्दबाजी में आगे बढ़ा। उसने अपने पिता के साथ कदम मिलाकर उन हरी चट्टानों से बनी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। नीचे से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कि वह सीढ़ियां स्वर्ग की ओर जाती हो, क्योंकि वह पहाड़ इतना ज्यादा ऊंचा था कि आसमान में तैरते बादलों को भी चीरते हुए बहुत ऊपर तक जाता था। जैसे तैसे उस बेहद ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद उसके शिखर तक पहुंचकर दक्ष को समझ आया कि वहां पर बनी हरी चट्टानों की वह सीढ़ियां कुल मिलाकर 9,999 थी।